हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ जो कि अवेलेबल होती है प्लेंटिफ को इन द केस ऑफ टॉर्ट। मतलब अगर प्लेंटिफ के अगेंस्ट कोई टॉर्ट कमिट किया गया है तो उसके रिगार्डिंग उसको क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल होती है। मैंने आपको बताया था जो जनरल रेमेडीज़ हम ये पढ़ रहे हैं, ये आपका टॉर्ट में क्या क्या जनरल रेमेडीज़ अवेलेबल होती है। तो जनरल रेमेडीज़ मैंने आपको बताया था दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है आपका जुडिशियल, दूसरा होती है एक्स्ट्रा जुडिशियल। तो जुडिशियल में हमने डैमेजेस, इंजंक्शंस और स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये तीनों कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। मतलब ये जो आपका जनरल रेमेडीज़ इन टॉर्ट जो है, इसका हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे और इसमें हम एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ वाला हमारा टॉपिक रहता है। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए से स्टार्ट करते हैं। When a person can lawfully avoid or remedy himself without the intervention of court, these remedies for torts are called extrajudicial remedies for tort। मतलब एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ कौन कौन सी होती हैं? वो रेमेडीज़ जिसमें आपका कोई भी पर्सन जो है कोई भी पर्सन जो है बिना कोर्ट की इंटरवेंशन के, मतलब जो कोर्ट के दखल अंदाजी के बिना जब कोई पर्सन जो है ना लॉफुली, मतलब लीगल तरीके से अपने आप को अगर रेमेडीफाई कर सकता है, मतलब अपने लिए खुद ही रेमेडी अपने लिए खुद ही रेमेडी निकाल सकता है, तो उस केस में इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ फॉर टॉर्ट। मतलब जहाँ पर कोर्ट का इंटरवेंशन ज़रूरी नहीं है। इन दिस द पार्टीज़ टेक द लॉ इन देयर ओन हैंड्स। इसमें क्या होता है कि जो पार्टीज़ होती हैं, मतलब सूट की जो भी पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, वो लॉ अपने हाथ में लेती है। लॉ अपने हाथ में लेती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका इलीगल यूज़ करेगी या मतलब अनलॉफुल तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, जो भी वो एक्ट कर रहे हैं वो लॉ के अंडर होना चाहिए, मतलब लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। दूसरे सेंस में अगर हम कहें इसी को, हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ फॉर टॉर्ट refers to those remedies where an aggrieved person can take such actions that can undo the damages that has happened to him। मतलब एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ जो होती हैं टॉर्ट में, वो रेमेडीज़ होती हैं जो कि जहाँ पर क्या होता है कि जो एग्रीव्ड पर्सन होता है, मतलब एग्रीव्ड कौन होता है? जनरली प्लेंटिफ, मतलब जिसको कोई नुकसान हुआ है, कोई डैमेज हुआ है या हो सकता है, ठीक है ना। तो जहाँ पर जो एग्रीव्ड पर्सन है वो कुछ इस तरीके के एक्शन ले सकता है कि जिसकी वजह से जो भी उसको नुकसान हुआ है वो क्या हो सके, रिवर्ट बैक हो सके। मतलब वो अपने नुकसान को क्या कर सकता है, अंडू कर सकता है, या हम कह सकते हैं अपने नुकसान को वापस अपने फेवर में ले सकता है, ठीक है ना। विदाउट दी कोर्ट्स इंटरवेंशन, मतलब बिना कोर्ट की दखलंदाजी के, या हम कह सकते हैं बिना कोर्ट जाए। ओके, तो ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ है ना, यहाँ पर हम 5 तरीके की एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ को हम पढ़ेंगे। 5 टाइप्स की रेमेडीज़ हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आपका है एक्सपल्जन ऑफ ट्रेसपासर। मतलब जो ट्रेसपासर होता है, ट्रेसपासर आपको पता है कि जो बिना आपकी मर्ज़ी के, बिना किसी अथॉरिटी के जो आपकी लैंड या प्रॉपर्टी में एंटर कर जाता है, उसे हम ट्रेसपासर कहते हैं, ठीक है ना। राइट ऑफ री एंट्री ऑन लैंड। तीसरा है राइट ऑफ रिकैप्शन ऑफ गुड्स। चौथा है अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। एंड जो पांचवा है दैट इज़ डिस्ट्रेस डैमेज फेजेंट। तो ये 5 टाइप के जो हमारे एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ हैं, इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है आपका एक्सपल्जन ऑफ ट्रेसपासर। एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू एक्सपेल अ ट्रेसपासर फ्रॉम हिज लैंड और प्रॉपर्टी, एंड फॉर दिस he can use reasonable force also, but the force should not exceed reasonable limits. Person can deal this situation without approaching the court। तो यहाँ पर एक्सपल्जन, एक्सपल्जन मतलब किसी को एक्सपेल आउट करना, किसी को निकालना, ठीक है ना। तो यहाँ जो एक्सपल्जन ऑफ ट्रेसपासर में क्या है कि कभी भी क्या होता है कि मान लीजिए किसी पर्सन जो है उसकी प्रॉपर्टी या उसकी जो लैंड है उसमें कोई ट्रेसपासर बिना किसी अथॉरिटी के, बिना किसी परमिशन के मतलब एंटर होता है, तो उसको निकालने के लिए जो आपका जिसके जिसके पास लैंड का पोजीशन है या जो ओनर है उस प्रॉपर्टी का, है ना, उसके पास में ये अथॉरिटी होती है कि वो ट्रेसपासर को अपनी प्रॉपर्टी या अपनी जो लैंड है उससे बाहर निकाल सके।
और इससे बाहर करने के लिए अगर उसे रीज़नेबल फोर्स का इस्तेमाल करना भी पड़े तो वो इसको कर सकता है। देखिए यहाँ पर कहा गया है रीज़नेबल फोर्स, मतलब ऐसा नहीं है कि जहाँ पर अगर वो बोलते हैं थोड़ी फोर्स यूज़ करके उसे हटाया जा सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए वो सीधा उस पर बंदूक तान देगा कि निकलो मेरी लैंड से या मेरी प्रॉपर्टी से बाहर। नहीं, ये जो फोर्स यूज़ हो रही है वो रीज़नेबल लिमिट की होनी चाहिए और वो कभी भी एक्सीड नहीं होनी चाहिए। फाइन, तभी ये आपका लॉफुल कहलाएगा। अगर सब लोग फिर कानून अपने हाथों में ले लेंगे तो क्या होगा, वो आपका अनलॉफुल हो जाएगा। पर्सन कैन डील विद दिस सिचुएशन विदाउट अप्रोचिंग द कोर्ट। जो आपके पर्सन है, कोई भी पर्सन इस सिचुएशन को कैसे डील कर सकता है, अपने आप डील कर सकता है। उसके लिए उसे कोर्ट के पास जाने के लिए की ज़रूरत नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल है जैसे एक्स ट्रेसपासेस इनटू द प्रीमिसेस ऑफ बी। इन दिस सिनेरियो बी हैज़ द राइट टू यूज़ रीजनेबल फोर्स टू एक्सपेल ए फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। तो मान लीजिए कि आपका जो एक्स है वो आपका बी के प्रीमिसेस में एंटर करता है बिना उसकी किसी परमिशन के या बिना किसी अथॉरिटी के। तो यहाँ पर जो बी है उसके पास में पावर है या बी के पास में अथॉरिटी है कि वो रीज़नेबल फोर्स का इस्तेमाल करके ए को अपनी प्रॉपर्टी से बाहर कर सके। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये इसको चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका ए लिखा है तो यहाँ पर भी आपका यहाँ पर एक्स लिखा है ना, एक्स ट्रेसपासर कौन है, एक्स है, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर भी एक्स आएगा। ठीक है ना, मतलब एक्स को ही एक्सपेल करने के लिए बी जो है रीजनेबल फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है। सेकंड जो आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है दैट इज़ री एंट्री ऑन लैंड। देखिए री एंट्री की बात कहाँ आती है, री एंट्री की बात तब आती है जब किसी को किसकी री एंट्री की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई पर्सन है, उसका कोई लॉफुल पोजेशन था, ठीक है ना, और उसको उस लॉफुल पोजेशन से किसी प्रॉपर्टी के में लॉफुल पोजेशन था और उसे डिस्पोजेस कर दिया जाता है, मतलब उसे वहाँ से हटा दिया जाता है या उसके कब्जे से उसे हटा दिया जाता है। तब वो पर्सन जो है किस तरीके से अपने जो उसकी खुद की जो प्रॉपर्टी है उस पर किस तरीके से दोबारा री एंटर कर सकता है, इसके बारे में इसमें कहा गया है। Though if a owner of a property is dispossessed of his land wrongfully, then the owner of the property can remove the trespasser and re-enter his property again by using a reasonable amount of force only। तो मतलब मान लीजिए कि कोई ओनर है किसी प्रॉपर्टी का और उसको गलत तरीके से उसकी प्रॉपर्टी से हटा दिया जाता है, या कहते हैं कि उसका जो कब्ज़ा है, पोजेशन क्या है आपका, कब्ज़ा जो है उससे छुड़ा दिया जाता है। तो जो ओनर है, जिस पर्सन ने उसको उसकी प्रॉपर्टी से निकाला है या उसके पोजेशन को छीन लिया है, उसको वहाँ से एक्सपेल कर सकता है, हटा सकता है और अपनी प्रॉपर्टी में दोबारा एंटर कर सकता है। तो इसको करने के लिए वो दोबारा से मतलब वो रीज़नेबल अमाउंट ऑफ फोर्स का इस्तेमाल करेगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ए इज़ अ ओनर ऑफ अ लैंड बट ए वॉज डिस्पोजेस्ड ऑफ हिज लैंड बाय बी। सो हियर ए हैज़ अ राइट टू री एंटर हिज प्रॉपर्टी एंड फॉर दिस ही कैन यूज़ नेसेसरी फोर्स। जैसे ए है, ओके, ए है, इसके पास में मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, जैसे इसका एक घर है, ओके, और बी ने क्या करा, इसको इसके घर से बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर ना बी ने क्या करा, ये क्या काम किसने करा है, बी ने ए को उसके घर से बाहर निकाल दिया या उसके पोजेशन को छीन लिया। तो यहाँ जो ए है ना, इसके पास में राइट होगा कि क्या करे, वो अपनी प्रॉपर्टी में री एंटर कर सके और बी को, जो बी है ना, बी को वहाँ से बाहर निकाल सके, अपनी प्रॉपर्टी का जो पोजेशन है बी से छुड़वा सके, और इसके लिए वो नेसेसरी फोर्स का इस्तेमाल भी कर सकता है। नेसेसरी फोर्स मतलब रीज़नेबल लिमिट के अंदर, कोई भी अनलॉफुल तरीके से वो उसे नहीं निकाल सकता, बट जितनी फोर्स रिक्वायर्ड है उससे उसका ही उतना ही इस्तेमाल करेगा। अब तीसरा है आपका रिकैप्शन ऑफ गुड्स। देखिए ये वैसे बातें काफ़ी मिलती जुलती हैं, सारी चीज़ें एक दूसरे से थोड़ा सा रिलेटेड है। ये भी कुछ इस तरीके का ही है जैसे कि आपका पोजेशन है या किसी के पास में आपको कोई चीज़ है तो वो चीज़ को आप कैसे वापस ले सकते हैं। अब बात करते हैं रिकैप्शन ऑफ गुड्स। द ओनर ऑफ गुड्स इज एंटाइटल्ड टू रिकैप्चर हिज और हर गुड्स फ्रॉम एनी पर्सन हुज अनलॉफुल पोजीशन दे आर इन। मतलब कि जो ओनर ऑफ गुड है, मान लीजिए ए जो है वो ओनर ऑफ गुड है, मतलब उसके पास में कुछ गुड्स हैं, ठीक है ना, कुछ गुड्स हैं, ये इन गुड्स का ओनर है, ठीक है ना, ये कोई भी गुड्स है इसके पास में सामान है, उसका ओनर है। अब बी ने क्या करा कि बी ने ना अनलॉफुल तरीके से उससे इसका सामान छीन लिया। बी ने
अनलॉफुल तरीके से उसका सामान उससे छीन लिया, मतलब ले लिया, किसी भी तरीके से ले लिया। तो यहाँ पर ए जो है, ए है, ए के पास में क्या राइट है कि वो बी से अपने गुड्स को वापस ले सके, ठीक है ना, बी से अपने गुड्स को वापस ले सके। रिकैप्शन ऑफ गुड्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन। तो जो रिकैप्शन ऑफ गुड होता है ये स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन जो है इससे थोड़ा सा अलग होता है, एज इट इज़ एन एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। क्योंकि जो रिकैप्शन ऑफ गुड जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है, जबकि स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी जो होता है वो आपका जुडिशियल रेमेडी होती है, जिसमें कोर्ट ऑर्डर करता है कि भाई जिसकी चीज़ है उसको वापस करो। इन विच द पर्सन नीड नॉट आस्क द कोर्ट फॉर असिस्टेंस। तो यहाँ पर रिकैप्शन ऑफ गुड जो है ना, इसके लिए मतलब अगर किसी पर्सन को का कोई सामान किसी दूसरे पर्सन के पास में, उसने अनलॉफुली उसका सामान अपने पास में रख लिया है, तो यहाँ पर उसे कोर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ वो खुद भी क्या है, अपने आप क्या कर सकता है, अपना सामान उससे वापस ले सकता है। इसे कहते हैं रिकैप्शन ऑफ गुड्स। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे इफ़ ए wrongfully acquires the possession of B's goods, B is entitled to use reasonable force to get them back from A। मतलब A जो है वो किसी तरीके से B के जो गुड्स हैं उनको अपने पास wrongfully मतलब गलत तरीके से अपने पास में उसके गुड्स को रख लेता है। तो यहाँ पर B जो है उसके पास में अथॉरिटी है कि वो रीजनेबल फोर्स का इस्तेमाल करके अपने गुड्स को वापस ले सके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। तो अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस है ना, इसकी क्या है ये देखिए, इन केस ऑफ न्यूसेंस बी इट प्राइवेट और पब्लिक। जब हम न्यूसेंस की बात करते हैं, चाहे वो प्राइवेट न्यूसेंस है या आपका पब्लिक न्यूसेंस है ना, तो अ पर्सन दैट इज़ द इंजर्ड पार्टी इज़ एंटाइटल्ड टू रिमूव द ऑब्जेक्ट कॉजिंग न्यूसेंस। तो जो भी पर्सन जो इंजर्ड पार्टी मतलब जिसको उस न्यूसेंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना, वो एंटाइटल्ड होता है कि उस ऑब्जेक्ट को हटा सके या रिमूव कर सके जिसकी वजह से उसको परेशानी हो रही है। इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। ए एंड बी आर नेबर्स। जैसे ये ए है, ये ए मान लीजिए ए है, ये ए का घर है, ये ए का घर है और ये बी का घर है। तो ए और बी जो है वो नेबर्स हैं। तो यहाँ पर क्या है, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज ग्रोइंग ऑन एज प्लॉट एंटर बीज अपार्टमेंट फ्रॉम ओवर द वॉल। तो यहाँ पर क्या है कि जो ए है ना, ए के उसमें कोई आपका क्या है, ट्री है, उसकी जो ब्रांचेस हैं वो कहाँ जा रही हैं, वो बी के वॉल के थ्रू कहाँ जा रही हैं, आपका बी के अपार्टमेंट में एंटर करती है या बी के प्लॉट में आपका एंटर करती है। आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस टू ए, बी कैन हिमसेल्फ कट और रिमूव द ब्रांचेस। तो यहाँ पर क्या है कि ए जो है ना, ए की जो घर मतलब ए के प्लॉट में जो प्लांट है या ट्री है उसकी जो ब्रांचेस बी में जा रही हैं, तो बी ने उसको नोटिस दिया कि भाई ये आपकी यहाँ पर आ रही हैं और इसकी वजह से हमें परेशानी होती है, इसके पत्ते गिरते हैं, इसकी ब्रांचेस गिरती हैं। तो अगर मान लीजिए ए अगर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करता, कुछ उसका इलाज नहीं करता है, तो बी जो है ना, बी जो है उसके पास में अथॉरिटी है कि वो क्या कर सके कि जितना मतलब जो ट्री है उसका जो भी हिस्सा जिसकी वजह से उसे न्यूसेंस हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम हो रही है ना, मतलब वो अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पा रहा है जिसकी वजह से, तो बी जो है वो उतने पार्ट, जो ट्री का जो उतना पार्ट है उसको अपने उससे हटा सकता है, रिमूव कर सकता है या ब्रांचेस वगैरह को कट कर सकता है, ताकि उसको कोई परेशानी ना हो और वो अपनी प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से एंजॉय कर सके। अब हम बात करते हैं लास्ट एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी की, दैट इज़ डिस्ट्रेस डैमेज फेजेंट। ठीक है ना, तो इसमें क्या है आपका, वेयर द प्रॉपर्टी ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी is being damaged or spoiled by another's cattle or animal, the owner of the property or aggrieved party has the right to take the possession of the cattle or animal until he is compensated for the loss suffered by him। तो इसको हम कैसे समझते हैं कि मान लीजिए कोई पर्सन है ए, ठीक है, पहले चलिए मैं इसको ऐसे समझा देती हूँ कि जब किसी पर्सन के कोई भी जानवर है ना, वो दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी में चले जाते हैं और वहाँ पर कोई नुकसान करते हैं, तो जिस पर्सन की प्रॉपर्टी में नुकसान हुआ है ना, उसके पास में अथॉरिटी होती है या हम कह सकते हैं उसके पास में राइट होता है कि उन एनिमल्स को जिन्होंने डैमेज किया है उनको वो तब तक अपने पास रख सकता है, उनको अपने पोजेशन में रख सकता है कि जब तक जो भी उसे डैमेज हुआ है या जो भी लॉस उसने सफ़र किया है वो कंपनसेट ना हो जाए।
ठीक है ना। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ एज कैटल एंटर इनटू बीज फार्म और प्रॉपर्टी and damages his crop, B has a right to take the possession of A's cattle until he gets a compensation from A for the loss that suffered due to A's cattle। तो यहाँ पर A जो है, A के कैटल है, कोई जानवर है A के, उन्होंने क्या करा, B के फार्म में या जो उसकी प्रॉपर्टी थी उसमें एंटर करा और वहाँ पर जो भी क्रॉप्स वगैरह थी ना उनको डैमेज कर दिया। यहाँ जो B है उसके पास में राइट है कि वो कैटल्स को, A के जो कैटल्स है ना उनको तब तक अपने पास में रख सकता है जब तक कि जो भी उसको नुकसान हुआ है ए उसकी भरपाई नहीं कर देता। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स। हाँ, ये हमारा जो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ है इसका टॉपिक, ये पांचों जो इसके टॉपिक्स थे हमने वो कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में इनको शेयर भी करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।